द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार में अब तक इस दौर में जो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और जो डिफरेंट सब सेक्टर्स हैं उनमें उच्च स्तर से कितनी गिरावट आई है उस पर बात करते हैं 10 सेकंड में। सेंसेक्स में 11.15% गिरावट आई है, निफ्टी में 12.43% गिरावट आई है, बैंक निफ्टी में 9.96% गिरावट आई है और स्मॉल मिड कैप में 15.53% गिरावट आई। ये गिरावट ज़्यादा है निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की तुलना में। फिर निफ्टी फार्मा में 20% डाउनफॉल है, 24,000 से 20,000 पे आ गया है। अभी बात करेंगे क्यों आए, कैसे है, क्या होगा। निफ्टी मेटल में 25% की गिरावट आई है। हाईएस्ट डिक्लाइनिंग सेक्टर इज मेटल, जिसके लिए मैं पिछले 8 महीने 9 मंथ से लगातार कह रहा था कि इससे दूर रहिए। और फार्मा में भी आप ये कहेंगे साहब फार्मा भी तो आ गया, फार्मा में चर्चा करेंगे क्या हुआ है। जो ऐसे कारण थे जो अदृश्य थे, और कारण अभी भी कुछ नहीं है, कारण अभी कुछ नहीं है, केवल अफवाहों के आधार पर टूटा है। और निफ्टी आईटी 6% टूटा है, ये भी टूट गया, सबसे कम टूटा है, लेकिन ये सबसे कम टूटा है। और मैं पिछले 9 मंथ से जब से वीडियो बनाना शुरू किया है तब से मैंने आईटी सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, सबसे ज़्यादा एनालिसिस किया है। हर दूसरा वीडियो मैंने आईटी और आईटी के शेयरों पर बनाया है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मेरा जो अभी क्या था कि बाज़ारों में पिछले राइट फ्रॉम दी बिगिनिंग ऑफ द इलेक्शन कैंपेन, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंपेन के बिगिनिंग के साथ ही अंदर से तो मंदी का दौर शुरू हो गया था, लेकिन ये सब बातें परिणाम आने के बाद पता पड़ी। और आप देखिए कि मार्च एंडिंग क्वार्टर के जो रिजल्ट आए अप्रैल मई में, वो कमज़ोर थे, लेकिन उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और बाजार ज़्यादा नहीं टूटा था। और उसमें भी बहुत सी कंपनियों के, जैसे डिफेंस सेक्टर की कंपनियां थी, ऑटोमोबाइल कंपनीज थी, डिफेंस सेक्टर था और कई कंपनियां थी, उनके रिजल्ट ठीक थे। इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, इनके ठीक थे रिजल्ट। फिर सेकंड क्वार्टर के जो रिजल्ट आए वो आफ्टर पार्लियामेंट्री इलेक्शन डिक्लेरेशन रिजल्ट्स आए, वो बिल्कुल ख़राब थे। बिल्कुल ख़राब मिक्स थे, उसमें कुछ ही कंपनियों के अच्छे थे, जैसे डिफेंस कंपनीज के अच्छे थे, आईटी कंपनी ने थोड़ी आशा जगाई। फिर सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए, वो बहुत ख़राब थे। प्रॉफिटेबिलिटी में एकदम देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन इन द प्रॉफिटेबिलिटी कॉर्पोरेट सेक्टर। तो वो कोई खास बात नहीं, ये सब कॉर्पोरेट सेक्टर में चलता रहता है, इकोनॉमी में सब चलता रहता है, शेयर बाजारों में भी सब चलेगा। अगर हम देखें तो मैंने आई ज्वाइन द शेयर मार्केट इन 1982, 1982 में मैंने शेयर बाजार ज्वाइन किया था। 84 में इंदिरा जी की हत्या हुई। 30 अक्टूबर सन 1984 को इंदिरा जी की हत्या हुई, जो बाजार गिरा, कुछ घंटों में सुधर गया बाजार। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तेजी आई। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे उस में, उसके कारण उन्होंने, कुछ टाइम तो चला, लेकिन उन्होंने बाजार को तोड़ने का हर प्रयास किया था और बाजार 3 साल तक नहीं उठ पाया जब तक वो प्रधान वित्त मंत्री रहे। उसके बाद एनडी तिवारी साहब एफएम फाइनेंस मिनिस्टर बने, उन्होंने बाजार में कुछ सुधार किए, कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स फिर लाए, वो उससे बाजार सुधर गया। फिर नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, फिर WTO का एग्रीमेंट किया और हर्षद मेहता का कांड हो गया। इसके कारण बाजार में एक लंबे समय तक, हर्षद मेहता का तो इफेक्ट नहीं था, वो इफेक्ट था WTO एग्रीमेंट का, जिसके कारण डोमेस्टिक इंडस्ट्री बर्बाद हुई और एक बहुत भारी गिरावट आई। ऐसा लगने लगा था खाली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उस समय, ना कॉर्पोरेट सेक्टर बैंक थे, ना आईटी कंपनियां थी, ना FMCG कंपनियां इस सूरत में थी। उस समय खाली मैन्युफैक्चरिंग थी। पुराने घराने थे सेठों के, उनकी कंपनियां थी, वो सब चूरन चटनी हो गई। इंपोर्ट खोल दिया, उस एग्रीमेंट के कारण इंपोर्ट खोलना पड़ा उनको, कस्टम ड्यूटी घटानी पड़ी और काफ़ी लंबे टाइम। फिर आईटी बूम आया 98 में आईटी बूम के अंदर बहुत बड़ा तेजी आई। फिर वो आईटी बूम भी खत्म हो गया, आईटी कंपनियां बैठ गई। लेकिन
अच्छा, फिर बाजार, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए, बाजारों में सुधार हुआ, पॉलिसी रिफॉर्म्स आए, पॉलिसी सपोर्ट आया गवर्नमेंट का, ट्रेड इंडस्ट्री एंड मार्केट को, एक्सपोर्ट बढ़ा देश का, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस में आ गया, तो बाजारों में तेजी आई। और वो तेजी इतनी ज़्यादा थी, इतने ज़्यादा सुधार थे कि यूपीए फर्स्ट के टाइम पर भी वो रिफॉर्म सन 2007 तक चले, और भी चल सकते थे वो। लेकिन बीच में क्या हुआ, अमेरिका में सब प्राइम संकट हुआ, फिर मंदी आई, और भारत की इकोनॉमी में कोई गड़बड़ नहीं पैदा हुई थी। वो डर ये था, एफआईज ने 1,01,000 करोड़ रुपए के शेयर सन 2008 के दौरान बेच दिए, और उस समय डोमेस्टिक इन्वेस्टर का इतना ज़्यादा इंक्लाइनेशन नहीं था, म्यूचुअल फंडों में एसआईपी वगैरह इतनी नहीं थी, पैसा भी कम था उस समय, इतना नहीं था पैसा, बाद में बढ़ गया है, इस कारण भय की वजह से गिर गया था। लेकिन जैसे ही वहाँ लेमन ब्रदर्स वगैरह ये सब ठीक हुए, उसके बाद सब ठीक होता चला गया था। वो अमेरिका में जैसे तेजी आई, यहाँ भी आ गई थी। तो ये सारी बातें थी। और फिर सन 12-13 में, 11-12 में जो स्कैम वगैरह हुए, कुछ यूपी सरकार के प्रति लोगों का रवैया अच्छा नहीं लगा, उद्योगों को भी अच्छा नहीं लगा, और पॉल्यूशन कंट्रोल के नाम पर जो पॉल्यूशन क्लियरेंस के लिए जो भी एप्लीकेशन दी जाती थी वो रोक दी गई। 20 लाख रुपए के मतलब जो प्रोजेक्ट्स थे वो पाइलअप हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्लियरिंग के अभाव में पड़े रहे, इकोनॉमी ठप हो गई, सब काम रुक गए। तो भी मंदी आई, थोड़ा सा गिरावट आई थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन गिरावट आई, बाजार दबा रहा। फिर मोदी जी के आने के बाद भी बाजार ठीक नहीं हुआ। तो मैं एक ही बात कहूँगा, जो सबसे ज़्यादा मंदी मैंने अभी तक देखी है वो एक तो WTO एग्रीमेंट के साइन हुआ नरसिंह राव जी के टाइम पर जवाई थी, और एक जो सन 2008 में अमेरिका के सब प्राइम पर आई, और वो भी कितने से टाइम ठहर पाई, एक साल ठहर पाई, वो लंबी ठहरी थी, 4-5 साल ठहरी थी वो मंदी। बाकी ये जो सब प्राइम संकट की तेजी आई थी तो 1 साल टुकी, बाकी सब ओके हो गया था काम। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, बाजारों में थोड़े बहुत करेक्शन आते हैं, आने भी चाहिए। आप किसी दीवार को चुनाई करते ही चले जाओगे और उस पर वेट लोड नहीं करोगे, वो दीवार गिर जाएगी। तो ऐसी सूरत में कोई खास बात नहीं है, और इसमें अब की बार जो मंदी के कोई बहुत बड़े कारण नहीं है, इतने कोई बड़े कारण नहीं है कि बाजार क्रैश होता चला जाएगा। ये जो मंदी आई है ये बस आ चुकी काफ़ी है। 11-12% की मंदी इंडेक्स में, निफ्टी में और सेंसेक्स में काफ़ी होती है, बैंक निफ्टी में 9% की मंदी काफ़ी है। ऐसी सूरत में ऐसा कुछ नहीं है। मिड कैप में भी 15% की गिरावट आई है अभी, आज की गिरावट सहित 15% की गिरावट है। तो ऐसा कोई नहीं है कोई आसमान टूट पड़ेगा या कोई पहाड़ टूट पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो शेयर ओवर प्राइस है वो करेक्ट हो जाएंगे। डिक्सन टेक, काइनास, ये कोई भाव थे इनके शेयरों के 200-200, 250-250, 300-300 के पी रेशो के। सीरमा ICS, एवलॉन इंडस्ट्री 400-400, 500-500 के पी रेशो पर। तो ये करेक्शन होना भी चाहिए था, और इस लपेट में कई ऐसे शेयर भी टूट गए हैं जिनको नहीं टूटना चाहिए था, जैसे न्यूजेन सॉफ्टवेयर का शेयर। आई नेवर एक्सेप्टेड सच ए बिग फॉल इन दिस शेयर। वर्किंग अच्छी है, शानदार है, शानदार आएगी फोर्थ क्वार्टर की वर्किंग। कोई भी एनालिस्ट फंडामेंटली तो देख सकता है कि क्या फंडामेंटल्स हैं। शेयर की प्राइसेस को अगर कोई सटोरिया गिरा दे, ऑपरेटर गिरा दे, मैनेजमेंट भी मिल जाए उससे, तो क्या कर सकते हैं आप ये बताइए। मैं ये नहीं कहता कि मैनेजमेंट मिला हुआ है, लेकिन करामात तो ऑपरेटर की है, ये तो फैक्ट है मतलब। तो खैर एनीवे, अब सवाल ये कि मंदी क्यों आई। सरकार बाजार में लिक्विडिटी डाली नहीं, सरकार ने थोड़ा सा हाथ खींच लिया था। FFI सेलिंग से लिक्विडिटी टाइट होती चली गई। ब्याज दरों का एक लंबे समय तक बढ़े रहना, राइट फ्रॉम कोरोना के बाद जो इन्फ्लेशन आया, और इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए जो रेटें बढ़ी थी वो आज तक कायम है। इतने लंबे समय तक बढ़ी हुई रेटों का रहना इकोनॉमी के लिए, इंडस्ट्री के लिए खराब है, शेयर बाजारों के लिए भी खराब है। इट क्रिएट्स लिक्विडिटी क्रंच इन द मार्केट। अब शायद कुछ करेक्शन की संभावना है, कुछ शायद स्लाइटली डाउन साइड आएगी। मतलब US प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, उनको 4 साल से जो भड़ास थी उनके मन में कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, तो कर तो खैर क्या पाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन भाषण उन्होंने चुनावी अभियान के दौरान भी दिए थे, और अभी भी वो दे रहे हैं। जैसे कोलंबिया पे कल 25% का
कस्टम ड्यूटी लगा दी थी, आज वापस ले ली उसको। व्हाट इट शोज, चाइना को लगातार धमकी दे रहे हैं, भारतीय कंपनियों में फार्मा कंपनियों को कह रहे हैं कि साहब आप अमेरिका में आपको दवाएं बनानी पड़ेंगी, अगर आपने इंपोर्ट किया तो हम इस पर 50% 100% टैक्स लगाएंगे। लेकिन भूल जाते हैं कि इसका परिणाम किसको भुगतना पड़ेगा, इसको तो अमेरिका की जनता को भुगतना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी लगाने से वो दवाएं महंगी हो जाएंगी। ये फार्मा इंडेक्स जो गिरा है 4000 इसीलिए गिरा है, दवाएं महंगी होंगी, वो वहाँ के जो सिविल पॉपुलेशन है उसको बियर करना पड़ेगा, या गवर्नमेंट पे, इंश्योरेंस कंपनीज पे बर्डन पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी पीपल्स आर इंश्योर्ड देयर। लेकिन आउटडोर इलाज के लिए तो दवाएं मरीजों को खरीदनी पड़ेंगी, या गवर्नमेंट देती है तो गवर्नमेंट पे बर्डन पड़ेगा। जो नए प्रोजेक्ट लगाने का सवाल है, वहाँ अमेरिका में प्रोड्यूस करने का कोई एक दिन का काम है क्या, बरसों लगते हैं इसमें। तो टिल देन नहीं लगेगी दोस्तों, ये खाली कहने की बात है, अफवाह है, वो खाली डरा रहे हैं। प्रोजेक्ट लगने से कोई भी आदमी ये कहता है कि साहब मैं ये चीज़ नहीं खरीद रहा हूँ, तो भाई ये घर में अगर पड़ी है तो ठीक है, या कहीं से फ्री आने वाली है तो ठीक है, वरना तो उसको खरीदनी पड़ेगी, बाजार में जिस भाव मिलेगी उस भाव खरीदनी पड़ेगी। दैट्स ऑल। एक ये ह्यूमन जनरल साइकोलॉजी, नेचुरल चीज़ है। और आईटी सेक्टर के अंदर भी अभी कोई धमकी नहीं आई है, और H1B वीज़ा पे भी उन्होंने कह दिया कि भाई हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। अगर कोई इंडियन आते भी हैं इस देश में तो बहुत अच्छी बात है, वो कुछ हमको सिखाएंगे, हमारे ट्रेनिंग नागरिकों को भी ट्रेनिंग देंगे लोगों को, और हमारे को कुछ मिल ही रहा है उनसे, इस पर कोई ऐसी सूरत में। अब डीप सीक, एक डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ये कहाँ से है, क्या है, कोई क्या है, कितना है, किसने बनाया है, कौन सी कंपनी है, कोई ज़्यादा डिटेल्स अभी नहीं आई। खाली एक ये खबर छोड़ के साहब ये एक सस्ता एआई है, और इसके सामने अमेरिकन एआई कंपनियां नहीं टिक पाएंगी, उनके कॉस्टली मॉडल हैं, ये बात गले नहीं उतरती है। जब पतंजलि आया था बाजार में, जब ये बात ताज़ा बात बता रहा हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्केट में जो घटना घटी उसके बारे में बता रहा हूँ। जब पतंजलि आया था, जब ये कहा गया था कि साहब, खुद मतलब बाबा रामदेव एडवर्टाइजमेंट में कहते थे कि कोलगेट के गेट बंद होंगे अब, लेकिन कोलगेट के गेट कुछ भी बंद नहीं हुए। कोलगेट अपनी शान से चल रही है, हिंदुस्तान लीवर अपनी शान से चल रही है, ब्रिटानिया अपनी शान से चल रही है, और पतंजलि भी अपनी जगह है, ठीक है, वो भी शेयर 1700-1800 चल रहा है, बंद कुछ नहीं होगा। ये सब कहने की बातें हैं। और आज जहाँ 10-15 साल की रिसर्च के बाद एनवीडिया ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप डेवलप की है, उस चिप को इतनी जल्दी कौन ऐसा बहादुर आ गया जो 6 महीने की रिसर्च के बाद ही डेवलप कर दे, उसका रिप्लेसमेंट तैयार कर दे। वो ठीक है, कल 52 लाख रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन एनवीडिया का साफ हो गया, और अमेरिकन कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था, ये जो आईटी कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, इनका मार्केट कैप करीब 200-250 लाख करोड़ रुपए साफ हो गया कल में। लेकिन ये सब सटोरियों की कारस्तानी, उठा पटेगा और कुछ नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का कौन बना पाया भाई आज 50 साल हो गए माइक्रोसॉफ्ट की दादागिरी। IBM आया था, वो चल नहीं पाया ज़्यादा, IBM कुड नॉट हैव बिकम पॉपुलर। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंस है, जिसमें ऐसा नहीं है कि रातों रात हालात पलट जाते हैं। आज देश में कितने जूतों की कंपनी आई, कितने कपड़ों की कंपनी आई, कौन किसको ख़त्म कर पाया ये बताओ आप। स्टील की कितनी कंपनी आई। तो ये सब बेकार की बात है। सबको चलना है, सब चलेंगी, कोई कम कोई बत्ती, कोई ज़्यादा कोई ज़्यादा, लेकिन वो भी दूसरे अपने कंपटीशन में भी जब स्टैंड कर पाएगा नए आने वाला, जब उसमें एक फार सुपीरियर कॉम्पिटेबिलिटी है, उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइसिंग इन फेवर ऑफ द कस्टमर है, मतलब प्रो कस्टमर होनी चाहिए, वो प्रो यूजर होनी चाहिए वो। तो दैट्स ऑल। अब सवाल ये उठता है कि मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, थर्ड क्वार्टर के जो रिजल्ट आ रहे हैं दे आर बेटर देन सेकंड क्वार्टर, और 12-13% की नेट प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है इसमें ईयर ऑन ईयर। नंबर 2, तो ये एक फेवरेबल पॉइंट है। बाजारों में कोई ऐसी खास कमजोरी वाली बात नहीं है, जो हालात बताए वो कोई इतने ज़्यादा प्रभावी नहीं, बाजार के अंदर कोई 30% 40% की टूटत ला देंगे। 12% की निफ्टी में टूटत बहुत बड़ी बात है।
निफ्टी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,234,00,000 करोड़ रुपए है। तो यानी 22×44 नहीं करीब 25 लाख करोड़ रुपया निफ्टी में से घट जाना काफ़ी है, पर्याप्त है। निफ्टी बढ़ा हुआ भी नहीं था, निफ्टी के लिस्टेड शेयर कोई बढ़े हुए नहीं थे। बैंक इंडस्ट्री का 17, 18, 19 का पी रेशो है, 13 का ही पी रेशो है ओवरऑल तो बैंक निफ्टी का, और आईटी सेक्टर का पी रेशो कोई 27, 28 है जो आईटी इसमें निफ्टी में लिस्टेड है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी 20, 22, 23 के आसपास है। तो कोई निफ्टी बढ़ी हुई थी नहीं। मतलब अगर 19, 20 का पी रेशो आ गया है निफ्टी का तो इट इज ए फार बेटर थिंग। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, कभी रहा ही नहीं 19 से नीचे, कभी भी नहीं रहा 19 से नीचे पी रेशो। पिछले 20 साल का इतिहास देख लीजिए आप। अच्छा, फिजिकल डेफिसिट अंडर कंट्रोल है, थर्ड क्वार्टर के परिणाम अच्छे हैं, फिजिकल डेफिसिट अंडर कंट्रोल है, रेवेन्यू कलेक्शन बेटर है। खाली एक महीने में जो जीएसटी कलेक्शन 1,65,000 आया था 2,10,000 करोड़ से गिर करके, तो वो ठीक हो रहा है। ऑटोमोबाइल के बिक्री के आंकड़े ठीक आए, स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा। ये सब क्या है, ये कंजम्पशन में बढ़ावा है ना। मतलब ये कहीं तो कंज्यूम हो रहा है तो कहीं तो रिजल्ट आएंगे ही उसके। कैपिटल गुड्स के अंदर दोबारा से जान आ रही है, कंपनियों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ने इंफ्रा के और डिफेंस के ऑर्डर्स कम जारी किए हैं, लेकिन नाउ दे विल इशू दी ऑर्डर्स। आई हैव डिफेंस के अंदर जैसे 50, 60, 70 हज़ार करोड़ का ऑर्डर कभी भी मझगांव को मिल सकता है। गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी ऑलमोस्ट मेड अप इट्स माइंड। एल&टी को हो सकता 70,000 करोड़ का है वो टोटल, उसमें से एल&टी को कितना देते हैं, मझगांव को कितना देते हैं, ये तय हो जाएगा। बाकी ऑर्डर इज लाइकली टू बी गिवन विद इन 15 और 20 डेज। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को भी ऑर्डर्स मिलेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ऑलरेडी मिल चुके हैं। और वो जो इंजन का मामला है जीई से जो मिल रहा है 404 नंबर का, 404 नंबर का वो मिल जाएगा, मिल रहा है, कोई बात नहीं है। और 414 नंबर का जो इंजन बनाने की बात है इंडिया में MK-A1 का, वो लग जाएगी फैक्ट्री। तो $5 करोड़ मांग रहे हैं, दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या नेगोशिएट हो जाएगा या ज़्यादा दे देंगे, और क्या होगा। 400, 450 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक हेलीकॉप्टर की कीमत ही तो है, और क्या है। स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों के अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, बढ़ रही है और बढ़ेगी, अभी और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो सरकार है ये प्रो ट्रेड, प्रो इंडस्ट्री, प्रो डेवलपमेंट है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, और गवर्नमेंट भी नहीं चल पाएगी अगर ये नहीं हुआ तो। अगर आप बताइए, अगर इकोनॉमी में डाउनफॉल आता है तो टैक्स कलेक्शन गिरेगा, टैक्स कलेक्शन गिरेगा तो गवर्नमेंट के जो सोशल सिक्योरिटी कमिटमेंट्स हैं, जो डेवलपमेंट कमिटमेंट्स हैं, ये कैसे फुलफिल होंगे बताइए आप। तो उनको फुलफिल करने के लिए ज़रूरी है कि ट्रेड, क्योंकि पैसा ट्रेड एंड कॉमर्स से आएगा, टैक्स तो कॉमर्स से आता है, ट्रेड से आता है, सैलरी से आता है। लोग बेरोजगार होंगे तो जान को मुसीबत है, चुनाव लड़ना जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस ये पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट अपने पॉपुलिज्म को ख़त्म नहीं करेगी। और ये बजट आ रहा है 1 तारीख को, अगर बजट में मान लीजिए कोई टैक्सेशन में जैसा छूट देने की खबरें सुनते हैं, खबरें तो क्या हैं, बस ये समझिए आप रूमर्स हैं, तो और भी बेटर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप खरीदारी कोई ना करें, आप बाज़ार को वॉच करें, और जो होल्डिंग्स हैं उनको कॉन्फिडेंस से रखें। अगर मेरे एनालाइज शेयरों में से आपने कोई शेयर खरीदे हैं, उनमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा है। मैं कोई कॉमर्शियल आदमी नहीं था, मैं एक हॉबी वाला आदमी था, और मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि मेरे व्यूवर्स को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। संकट तो देखिए आते रहते हैं बाजारों में, आएंगे, आए हैं और आएंगे, उससे कोई डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ह्यूमन गवर्न मार्केट है, ये नेचुरल गवर्न एक्टिविटी नहीं है, ह्यूमन गवर्न एक्टिविटी है। ह्यूमन कहाँ क्या कर जाए कुछ पता नहीं उसका। मेरे को नुकसान हुआ है इसमें, ऐसा नहीं मेरे शेयर नहीं गिरे, मेरे भी गिरे, और पहले भी खूब गिरे हैं, लेकिन फिर रिकवर किए हमने। तो ऐसी कोई बात नहीं, इन्वेस्टर इस बाजार में कभी हारता नहीं है, और सटोरिया कभी जीतता नहीं है। ये मेरा वादा है, ये मेरी वर्डिक्ट है ये, और मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं कभी हारता नहीं हूँ। मतलब मैं जीतूंगा, निश्चित रूप से जीतूंगा। और मेरे को अगर आपने फॉलो किया है, हालांकि मैंने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है कभी भी, मैंने हमेशा ये कहा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके खरीदें, कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। मैंने उस शेयर के फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों को डिटेल में एनालाइज करके बताएं। मतलब, और अगर इन शेयरों में भी घाटा होगा तो फिर शेयर बाजार का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर उन शेयरों को खरीद के आप मुझे गालियां दें
या कोई आप मन में पछतावा करें या टाइमिंग महीने 2 महीने 4 महीने शेयर पढ़ के भाव गिरने से आप दुखी हो जाए, तो आपको शेयर बाजार का, उन लोगों को शेयर बाजार का काम नहीं करना चाहिए, उनको एफडीआर करवानी चाहिए, मस्त रहो, ये बात है। तो दैट्स ऑल। बस आप चिंता ना करें दोस्तों, आप अपनी मजबूती से खड़े रहें। जो मजबूती से खड़ा रहेगा इस बाजार में अच्छे शेयर खरीद करके, जिसके पास अच्छी क्वालिटी के शेयर्स हैं, वो कभी घाटा नहीं जाएगा। शेयर में गिरता रहता है, व्यापार है, उठता रहता है, गिरता रहता है, इकोनॉमी है, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। तो ये काफ़ी है। मैंने आज का ये वीडियो इसीलिए समर्पित किया है आपको कि आप लोग हिम्मत रखें। जीतती हिम्मत है। इन पेशेंस इज ए बिग पावर इन द स्टॉक मार्केट। तो थैंक यू। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।